हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट, हम यूनिट सेकंड के लास्ट टॉपिक को पढ़ रहे थे और इस लास्ट टॉपिक में हमने बात करनी है रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड जर्नल्स की। रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स हम पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रीडिंग ऑफ बुक्स के बारे में। यूज़ ऑफ बुक्स इन रीडिंग, पुस्तकों का वाचन में उपयोग। और इसके बाद हमने जर्नल्स के बारे में भी पढ़ना है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं बुक्स से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट की, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम क्यों बुक पढ़ते हैं उसकी। तो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा। हम सभी जानते हैं शिक्षा प्राप्त करना एक अच्छे जीवन को जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा, और शिक्षा प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है शिक्षण। शिक्षा प्रदान करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शिक्षण या फिर टीचिंग। विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए शिक्षक विभिन्न साधनों को अपनाता है। उन सभी साधनों और युक्तियों का सम्मिलित रूप ही शिक्षण है, तथा पुस्तकें शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सीधी सी लाइनें लिखी हैं यहाँ पे, आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। लेकिन इसमें अगर हम बात करें सार की, तो सार क्या निकल रहा है कि शिक्षा मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा प्रदान करने का जो एक कार्य किया जाता है वो शिक्षण के द्वारा किया जाता है या टीचिंग के द्वारा किया जाता है। और टीचिंग प्रदान करने यानी शिक्षण कराने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक क्या करता है? विभिन्न साधनों को अपनाता है। और ये जो साधन वो अपनाता है, उन साधनों में पुस्तक भी क्या है? एक महत्वपूर्ण साधन या फिर उपकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस बुक शब्द की। रीडिंग ऑफ बुक्स हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो हम बुक शब्द की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी भाषा में पुस्तक के लिए बुक शब्द का प्रयोग होता है। बुक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा की बीक से मानी जाती है। तो ये बुक शब्द जर्मन भाषा के बीक से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है वृक्ष। बुक शब्द जर्मन भाषा के बीक से बना है, जिसका अर्थ है वृक्ष। अब जैसे हम बात करें, ये तो जर्मन भाषा के शब्द की बात हो गई। फ्रांसीसी भाषा में भी बीक शब्द है। अगर हम फ्रांसीसी लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे भी ये बीक शब्द मिलता है। वहाँ पे इस बीक शब्द का क्या अर्थ है? वहाँ इसका अर्थ है वृक्ष की छांव। अर्थात जर्मन भाषा में बीक शब्द का अर्थ है वृक्ष, और फ्रांसीसी भाषा में बीक शब्द का अर्थ है वृक्ष की छांव। तो एक जगह पे पेड़ को बीक कहा जाता है और दूसरी जगह पर पेड़ की जो छांव है, शैडो है जो उसकी, उसको कहा जाता है, छाया है, उसको कहा जाता है बीक। ठीक है। तो बुक शब्द किससे मिलके बना है? जर्मन भाषा के शब्द बीक से मिलके बना है, जिसका अर्थ है वृक्ष। और फ्रांसीसी भाषा में भी बीक शब्द है, जहाँ पे इसका अर्थ है वृक्ष की छांव। चलिए, ये हो गई मीनिंग की बात। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने दो डेफिनेशंस लिखी हैं पाठ्य पुस्तक की या फिर पुस्तक की। तो पहली जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो है गुड के अनुसार, और इनका पूरा नाम है कार्टर गुड। ठीक है, कार्टर गुड। क को आ की मात्रा, फिर ट है, और कार्टर है तो ट के ऊपर आधा र लगाना है, और फिर र, कार्टर। ठीक है, अगर तोड़ के बोलूँगी, और वैसे कार्टर। गुड के अनुसार एक निश्चित पाठ्यचर्या के अध्ययन के प्रधान साधन के रूप में। यहाँ पे पाठ्यचर्या से मीनिंग क्या है? पाठ्यचर्या यानी कि सिलेबस की बात हो रही है। ठीक है,
पाठ्यचर्या यानी सिलेबस। एक निश्चित सिलेबस के अध्ययन के प्रधान साधन के रूप में, यानी सिलेबस को, पाठ्यचर्या को पूरा कराने का साधन क्या है? किताबें होती है। आगे देखिए, एक सुनिश्चित शिक्षा के स्तर पर प्रयोग करने के लिए, तो आपको पता ही है एक सुनिश्चित शिक्षा का स्तर यानी कि क्लास की बात हो रही है कि बच्चे को किस स्तर की शिक्षा देनी है, बच्चा कौन सी क्लास में है, तो उस क्लास के अकॉर्डिंग ही उसको उतना ही पढ़ाया जाता है। तो दो चीज़ें आ गई, एक निश्चित सिलेबस के अध्ययन के प्रधान साधन के रूप में, फिर दूसरा एक सुनिश्चित शिक्षा के स्तर पर प्रयोग करने के लिए। फिर आगे देखिए, एक सुनिश्चित विषय पर, तो सिलेबस भी हम लोग जानते हैं फिक्स होता है ना सिलेबस, तो विषय भी उसमें फिक्स होगा, तो सब्जेक्ट फिक्स हो गया। एक सुनिश्चित विषय पर सुव्यवस्थित रूप से लिखी गई, सुव्यवस्थित रूप से मतलब उसकी एक व्यवस्था होगी। लेसन्स जो हैं वो पहले इजी वाले डाले जाते हैं, यानी सरल से विशिष्ट की ओर बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। पहले आसान चैप्टर्स लिखे जाते हैं या रखे जाते हैं, उसमें ऐसी व्यवस्था होती है जिससे कि बच्चे को पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, किसी भी चीज़, किसी भी हम कह सकते हैं टॉपिक के बारे में बेसिक पता चल जाए, और धीरे धीरे फिर जो लेसन्स आगे आते हैं उनमें विशिष्टता लाई जाती है, यानी सरल से विशिष्टता के ओर बढ़ाया जाता है यहाँ पे जो लेसन्स होते हैं उनको। तो सुव्यवस्थित रूप से लिखी गई पुस्तक को पाठ्य पुस्तक कहते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, जो भी कुछ बात हो रही है वो क्या है कि एक निश्चित पाठ्यचर्या के अध्ययन के प्रधान साधन के रूप में एक सुनिश्चित शिक्षा के स्तर पर प्रयोग करने के लिए एक सुनिश्चित विषय पर सुव्यवस्थित रूप से लिखी गई पुस्तक को पाठ्य पुस्तक कहते हैं। अब देखिए अगली परिभाषा आपके सामने या अगली डेफिनेशन आपके सामने है क्रोनबैक के अनुसार। ठीक है, क्रोनबैक पाठ्य पुस्तक आमतौर से अपरिपक्व छात्र के लिए लिखी जाती है और यह पाठ्य वस्तु का संकलित रूप होती है। तो यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है? यहाँ पे भी वही बात है, पाठ्य वस्तु का संकलित रूप, मतलब इसमें सिलेबस इकट्ठा मिल जाता है पाठ्य पुस्तक में, यानी पाठ्य पुस्तक किसी आधार पर लिखी जाती है तो सिलेबस या पाठ्य वस्तु या पाठ्यचर्या के आधार पर लिखी जाती है। और क्रोनबैक का ये मानना है, ये कहना है कि पाठ्य पुस्तक आमतौर से एक अपरिपक्व छात्र के लिए लिखी जाती है। अपरिपक्व छात्र यानी जिसकी बुद्धि परिपक्व नहीं है, और ये पाठ्य पुस्तक पढ़ने के बाद उस बच्चे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान हो जाएगा, यानी जो पुस्तक में टॉपिक्स दिए हुए हैं जो कि उसके सिलेबस से रेलेवेंट हैं, उनसे उसको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा और इससे क्या होगा, वो परिपक्वता की ओर अग्रसर होगा। तो इस तरह से पाठ्य पुस्तक जो लिखी जाती है वो है अपरिपक्व छात्र के लिए लिखी जाने वाली, और ये पाठ्य वस्तु का संकलित रूप है। इसमें कई अध्याय होते हैं, यानी चैप्टर्स होते हैं इसमें, जिनका अध्ययन क्रमानुसार किया जाता है, यानी एक सीक्वेंस में लेसन्स को पढ़ाया जाता है। परवर्ती अध्याय के अध्ययन से पहले इस बात की अपेक्षा की जाती है कि छात्र पूर्ववर्ती अध्याय से परिचित हैं। अब इसे समझ लीजिएगा, परवर्ती का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, परवर्ती यानी बाद का और पूर्ववर्ती यानी पहले का।
तो परवर्ती यानी बाद के अध्याय के अध्ययन से पहले, यानी मान लीजिए दूसरा चैप्टर पढ़ाने से पहले इस बात की अपेक्षा की जाती है या एक्सपेक्ट किया जाता है बच्चे से कि छात्र पूर्ववर्ती, यानी जो दूसरा पाठ हम पढ़ा रहे हैं तो इससे पहले वाला यानी फर्स्ट नंबर वाला जो लेसन है, अध्याय है, बच्चा उससे पूरी तरह से परिचित है, उसको फर्स्ट लेसन के बारे में सब कुछ पता है और उसके बाद हम उसको आज सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। तो हर बार जब भी नया चैप्टर पढ़ाया जाता है तो बच्चे से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये अपेक्षा की जाती है कि पहले का सारा जो भी सिलेबस कह लो या फिर जितने भी चैप्टर्स थे पहले के, आज के टॉपिक से, आज के चैप्टर से पहले के जितने भी चैप्टर हम उसको पढ़ा चुके हैं वो बच्चे को अच्छे से समझ में आ गए हैं। बच्चा उनमें जितनी भी नॉलेज थी उसको सारा गेन कर चुका है। ठीक है, तो मिलके एक बार देख लेते हैं। क्रोनबेक के अनुसार पाठ्य पुस्तक आमतौर से अपरिपक्व छात्र के लिए लिखी जाती है और यह पाठ्य वस्तु का संकलित रूप होती है। इसमें कई अध्याय होते हैं जिनका अध्ययन क्रमानुसार किया जाता है। परवर्ती अध्याय के अध्ययन से पहले इस बात की अपेक्षा की जाती है कि छात्र पूर्ववर्ती अध्याय से परिचित हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दो डेफिनेशंस हैं पाठ्य पुस्तक की। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल इजी वाली थी, समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे नीड ऑफ बुक्स की, पुस्तकों की क्या आवश्यकता होती है, पुस्तकों की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, इस पे बात करने वाले हैं हम। देखिए, नीड ऑफ बुक्स जब हमने देखना है तो हमने दो चीज़ों को समझ के चलना है। पहले हम बात करेंगे कि विद्यार्थियों के लिए या विद्यार्थियों की दृष्टि से पुस्तकों की क्या आवश्यकता है, उन्हें क्यों ज़रूरत होती है पुस्तक की, और उसके बाद हम बात करेंगे अध्यापक की दृष्टि से। हम सबसे पहले विद्यार्थी की दृष्टि से या विद्यार्थियों की दृष्टि से देखने वाले हैं, क्योंकि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा है, बालक सर्वोपरि है, तो इसलिए हम पहले बात भी करेंगे विद्यार्थियों की दृष्टि से पुस्तकों की आवश्यकता के बारे में। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपके सामने ज्ञान का विकास। अब बच्चा इन पाठ्य पुस्तकों से क्या गेन करता है? नॉलेज गेन करता है, ज्ञान प्राप्त होता है उसे, उसके ज्ञान का विकास होता है, नई नई बातें जानने को मिलती हैं उसे, और ये जो नई नई जानकारी है ये सब उसकी नॉलेज के रूप में उसके मस्तिष्क में संग्रहित हो जाती हैं और उससे उसकी बुद्धि भी जो है वो भी तीव्र होती है। उसको इस प्रकृति के बारे में कह लो या सृष्टि के बारे में कह लो, नॉलेज उसकी बढ़ती जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, हम किताबों में हम आज तक इतनी सारी जो भी कक्षाओं के अंदर नॉलेज लेके आए हैं तो वहाँ पे हमें क्या जानने को मिला? इसी सृष्टि के बारे में ही जानने को मिला है। अगर आप देखेंगे, आप किसी भी सब्जेक्ट को देख लो, किसी भी सब्जेक्ट को देख लो, उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जा रहा है? उस सब्जेक्ट के अंदर आप केवल और केवल इसी सृष्टि के बारे में, प्रकृति के बारे में ही तो जानते हो। किसी सब्जेक्ट के अंदर प्रकृति की किसी एक चीज़ या किसी एक विशेषता की बात की जा रही है तो किसी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर कोई और बात हो रही है। पता तो हमें ये जो हमारे चारों ओर जो भी हमें दिखाई देता है, इन सब चीज़ों के बारे में ही तो हम जानते हैं, कुछ भी अलग नहीं है जो हम पढ़ते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो। आई होप आप मेरी बात से बिल्कुल एग्री करते होंगे। जो नहीं करे ना तो वो एक बार अपने सब्जेक्ट्स के अंदर आप क्या पढ़ रहे हो उसको देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। जो भी आज स्कूल से लेकर के आज हम इतनी कह सकते हैं नॉलेज ले चुके हैं या इतनी क्वालिफिकेशन प्राप्त कर चुके हैं, क्वालिफाइड हो चुके हैं, हमने जितना भी कुछ आज तक जाना है वो सारा कुछ हमारे चारों ओर के
वातावरण में ही स्थित है, जो हम जानते हैं। बच्चे को जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे वो कितनी भी पढ़ाई करता है, जितनी भी नॉलेज गेन करता है, वो सारी सृष्टि के बारे में, प्रकृति के बारे में तो जानता है, अपने आसपास के वातावरण को ही तो जानने का प्रयास करता है और अपने आप को उसमें समायोजित करता है। तो ये जो विभिन्न किताबें वो पढ़ता है, तो वो ये किताबें क्या कर रही हैं, उसके ज्ञान में वृद्धि कर रही हैं, उसके ज्ञान का विकास कर रही हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता ही बालक की इसी दृष्टि से हो जाती है पाठ्य पुस्तक में, कि इससे उसकी बुद्धि का या फिर उसके ज्ञान का विकास होता है। चलिए अब देखिए, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, पाठ के वाचन में सहायता। वाचन मतलब रीडिंग। आपको लेसन अगर पढ़ना है तो आप कहाँ से पढ़ सकते हो? आप पुस्तक में से ही पढ़ोगे, बुक में से ही पढ़ोगे, और कहाँ से पढ़ोगे? सोचो, अगर ये बुक नहीं हो या बच्चे के पास मान लीजिए बुक नहीं हो, तो वो लेसन रीड नहीं कर सकता। तो किसी भी लेसन को अच्छे से समझने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को जानने के लिए उसे रीड करना ज़रूरी होता है, और रीड करने के लिए पाठ्य पुस्तक होगी, तभी वो चैप्टर को रीड कर पाएगा। तो पाठ के वाचन में इससे सहायता हो जाती है, पाठ के कॉन्सेप्ट को, मैटर को समझने में इससे आसानी हो जाती है। उसके बाद देखिए, थर्ड हमारा पॉइंट है पुनः स्मरण में सहायक। पुनः स्मरण क्या चीज़ है? पुनः स्मरण मतलब दोबारा से रिकॉल करना किसी भी फैक्ट को या फिर किसी भी नॉलेज को, किसी भी पॉइंट को। तो यहाँ पे पुनः स्मरण, देखिए आज मैंने आपको कोई टॉपिक करा दिया, उसके बाद हम धीरे धीरे सिलेबस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, रोज़ नए चैप्टर्स करते जा रहे हैं। तो अब जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो मैं दोबारा से आपको सारे चैप्टर नहीं कराऊंगी ना। अब आपके पास क्या है? बुक है आपके पास। आप अपने एग्ज़ाम्स के टाइम में वहाँ से बुक में से पढ़ सकते हो, लेसन को दोबारा से आप उसको रिकॉल कर सकते हो, उसका पुनः स्मरण कर सकते हो। तो किताब या बुक की सहायता से क्या हो जाता है? पुनः स्मरण में सहायता हो जाती है। बच्चा अपने आप से जब भी ज़रूरत हो अपनी सारी नॉलेज को फिर से रिकॉल कर सकता है। उसके बाद देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या है? अर्जित ज्ञान के स्थायीकरण में सहायक। जो कुछ भी बच्चे ने लेक्चर के दौरान क्लास में सुना है, अब बच्चा जब उसी चैप्टर को घर में जा कर के फिर से एक बार रिवाइज करता है, या फिर स्कूल के बच्चों को तो क्या किया जाता है, चैप्टर फिर से स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ा दिया जाता है मान लीजिए, और घर पे होमवर्क के रूप में कह दिया जाता है कि आप इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ के आएँ। अब जब क्लास में एक बार बता दिया और उसके बाद बच्चे ने जा कर के चैप्टर को फिर से पढ़ा, तो इससे क्या हुआ? उसका जो अर्जित ज्ञान था वो स्थायित्व को प्राप्त हो गया, परमानेंट नॉलेज हो गई अब उसकी। ठीक है, अभी पहले क्या था, थोड़ा बहुत पता था, क्लास में पहली बार उसने लेसन पढ़ा, घर पे जा कर के फिर से उसने रिवाइज किया। अब ये रिवाइज करना जिसके कारण से उसका जो भी ज्ञान था वो स्थायी हो गया, उसकी नॉलेज परमानेंट हो गई। कैसे संभव हुआ? इसी बुक के माध्यम से ही तो संभव हुआ। अगर ये बुक नहीं होती तो कैसे बच्चा घर जाके दोबारा से उसका जो उसका वाचन था वो कर पाता? नहीं हो पाता ना। तो बुक थी इसलिए उसे सुविधा हो गई, नहीं तो फिर ठीक है, टीचर से ही बार बार में उसको पूछना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा। जब किताब नहीं होगी तो फिर हमेशा जब भी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो जा कर के टीचर से ही नॉलेज लेके आनी पड़ेगी। और मैं स्टूडेंट्स आपको एक बात बताऊँ, टीचर्स भी कहाँ से नॉलेज लेकर के आए हैं? ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जब पैदा हुए तो हमें कोई भगवान ने कुछ ऐसी शक्ति दे करके भेजी है जिससे कि हम टीचर्स ही बनेंगे, तो हमें क्या है, सब कुछ पहले से ही आता है। नहीं, टीचर्स भी कैसे सीखते हैं? टीचर्स भी तो इन्हीं किताबों में से पढ़ करके फिर ही आप लोगों को पढ़ाते हैं। हम लोग भी कैसे पढ़ते हैं? पहले हम लोग किताब से पढ़ते हैं, तब जा करके हम लोग आपको लेक्चर देते हैं। तो इसीलिए तो दोनों दृष्टियों की बात की कि विद्यार्थियों के लिए भी ये यूज़फुल है बुक्स और टीचर्स के लिए भी हैं। तो अर्जित ज्ञान के स्थायीकरण में ये सहायक हैं किताबें। अब देखिए, गृह कार्य में सुविधा। बच्चों को जो होमवर्क्स दिए जाते हैं, चैप्टर मान लीजिए पढ़ा दिया क्लास के अंदर, और अब बच्चों को होमवर्क दे दिया। अब बच्चे होमवर्क कहाँ से करेंगे? बुक में से ही तो करते हैं। तो गृह कार्य करने में या फिर
होमवर्क करने में बच्चों को आसानी रहती है, इन बुक्स के सहायता हो जाती है। आगे देखिए, पढ़ने हेतु प्रेरणा स्रोत। बुक्स क्या देती हैं हमें? बुक्स हमें पढ़ने के लिए हम कह सकते हैं कि प्रेरित करती हैं। अगर आप में से किसी को बुक रीडिंग करने का शौक़ है तो आप देखा करो, वो खाली समय में उसको ये होता है कि मैं लाइब्रेरी में जाकर नई नई किताबें पढूं और ये सब कुछ। तो ये पढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। हम इनमें जो कुछ भी, चाहे हम फ्री बैठे हैं, हम कुछ भी पढ़ेंगे ना, कुछ भी पढ़ेंगे, किसी भी किताब में से कुछ भी पढ़ेंगे ना, हमें कुछ ना कुछ जानने को अवश्य मिलेगा। तो ये किताबें क्या हैं? ये किताबें हमेशा हमें नॉलेज देती हैं, सच्ची साथी कही जाती हैं ये किताबें, आपको पता है। तो ये पढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। और जिसको इंटरेस्ट आ जाए ना एक बार रीडिंग में, फिर वो बच्चा बहुत, उसकी नॉलेज जो है दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। आगे देखिए, समय और श्रम की बचत। अब देखिए, ये किताबें हैं तो बार बार लेक्चरर या फिर टीचर से जा कर के नॉलेज नहीं लेनी पड़ती, उनको परेशान नहीं करना पड़ता। समय और श्रम दोनों की बचत हो जाती है, बच्चे की भी और टीचर्स की भी। एक बार टीचर क्लास में चैप्टर पढ़ा देता है, उसके बाद बच्चा जब भी चाहे, जब भी उसको ज़रूरत लगे, घर पे जा कर के होमवर्क करने में उसकी बुक से हेल्प हो जाती है। इसके अलावा एग्ज़ाम्स में फिर से जब उस लेसन को, जो भी उसने जाना है, उसको रिकॉल करना है, तब भी बुक काम आ जाती है। तो हर दृष्टि से हम देखें तो हमेशा ही हर जगह पे समय और श्रम की बचत हो जाती है इन्हीं किताबों के माध्यम से। इसके अलावा देखिए, अगर मान लीजिए बच्चा स्कूल नहीं आया, मान लीजिए 3-4 दिन के लिए कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बच्चा स्कूल नहीं आया, तो भी जो भी मैटर रहता है तो उसका जो है समय नहीं वेस्ट होता, उसका जो है श्रम नहीं, हम कह सकते हैं श्रम भी बच जाता है, समय भी बच जाता है। वो क्या कर सकता है, इन्हीं किताबों के माध्यम से वो कवर कर सकता है, जो भी उसका 3-4 दिन का काम है उनको कवर कर सकता है। अब टीचर दोबारा तो चैप्टर पढ़ाएगा नहीं, हाँ वो ये ज़रूर हेल्प करे, आप भी टीचर्स बनने जा रहे हैं, आप भी अपने विद्यार्थियों की इतनी हेल्प करें कि जब भी कभी वो 3-4 दिन के लिए छुट्टी पे हों, हाँ हो सकता है ऐसे नहीं छुट्टी मारी हो, किसी रीज़न से मारी हो उन्होंने, तो मान लीजिए उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ है, तो उसके बाद आप बच्चों को कहें कि आपको ये पीछे जो मैंने वर्क करवाया है, आप नहीं आए थे, तो आप इन लेसन्स को रीड करो और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आए तो आकर के आप मुझसे पूछो और आप उनकी प्रॉब्लम को फिर सॉल्व भी करो। ठीक है, तो किताबों के माध्यम से क्या होता है कि बच्चों के समय और श्रम का और टीचर्स के भी समय और श्रम की बचत हो जाती है। चलिए आगे बढ़े। देखिए, नेक्स्ट बिंदु है भाषा पर अधिकार। देखिए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, हमें पता है उसमें लैंग्वेज का यूज़ होता ही होता है, तो बच्चे को हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो भी वो पढ़ता है उसको नए नए शब्द जानने को मिलते हैं उसमें। और इससे क्या होता है, इन्हीं पाठ्य पुस्तकों से जो उसको नए नए शब्द पढ़ने को मिलते हैं, इससे उसका अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार स्थापित हो जाता है, उसको भाषा की पूरी नॉलेज हो जाती है, उसकी कमांड्स आ जाती है लैंग्वेज में। उसके बाद देखिए, आत्मसंतोष की प्राप्ति। आत्मसंतोष की प्राप्ति, आप देखो हम सबसे ज़्यादा विश्वास किस पे करते हैं, किताबों पे ना। जैसे हमें मान लीजिए डाउट है, मान लीजिए मैंने ही आपको कुछ पढ़ाया और आपको ये लगता है कि नहीं मैम ने जो बताया ये सही नहीं है, ये पॉइंट इसमें नहीं आएगा, या आप एग्री नहीं हो मेरे साथ, तो आप कहाँ से उसको रीचेक करोगे? आप बुक में से रीचेक करोगे ना, तो बुक में से जब आप रीचेक कर लोगे और आपको ये लगेगा कि नहीं मैम ने सही बताया था, तो इससे क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है हमें। अब ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो हमें हुई है, उससे क्या होता है, जो भी हमने उस बुक में से खोजा, पढ़ा, वो ज्ञान भी कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो ये आत्मसंतोष की प्राप्ति भी, अब मान लीजिए बुक ही नहीं होती तो मैं चाहे गलत बताऊं, मैं चाहे सही बताऊं, आपको उसी को ही एक्सेप्ट करना पड़ता। तो आपकी अगर मन में कुछ ऐसी मतलब डाउट ही रह जाता, डाउट भी होता, तो आप अपने तक ही रखते, क्योंकि आप क्लियर नहीं कर सकते उसको, आपके पास पुस्तक नहीं होती तो। लेकिन बुक है तो मैं भी संभल के पढ़ाऊंगी, है ना, सही ज्ञान दूंगी, और आप भी क्या कर सकते हो, उसको रीचेक कर सकते हो। तो ये है आत्मसंतोष की प्राप्ति। हम जब खुद से अपने आप से कुछ अपने आंखों से पढ़ लेते हैं किताब में से, तो हमें किताब पे यकीन होता है, हम उसको पढ़ करके अपने ज्ञान को स्थायी कर सकते हैं, और यही है हमारे आत्मसंतोष की प्राप्ति। इसके बाद देखिए, अध्यापक की दृष्टि से पुस्तक की क्या आवश्यकता है, इस पे ध्यान देते हैं। तो शिक्षण हेतु मार्गदर्शन।
अब देखिए ये किताबें ही हैं, मैंने पहले ही बता दिया, ये किताबें ही हैं जिनमें से पढ़ करके हम आपको पढ़ाते हैं। ये किताबें हमें गाइड करती हैं और फिर हम क्लास में आकर के आपको गाइड करते हैं, आपको लेक्चर देते हैं, आपको पढ़ाते हैं। तो शिक्षण के लिए हमारी जो टीचिंग है उसके लिए जो गाइडेंस मिलती है कि हमें कब क्या करना है, कब क्या पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ पढ़ानी है, या पर्टिकुलर उसके अंदर क्या क्या नॉलेज आपको देनी है, ये सब हमें कैसे पता चलता है, इन्हीं किताबों के माध्यम से मिलता है। तो हमारी जो टीचिंग है उसको गाइडेंस मिलती है बुक्स के माध्यम से। उसके बाद देखिए आयु और स्तर के अनुसार शिक्षण, किस आयु के बच्चों को या किस स्तर के अर्थात किस कक्षा के बच्चों को क्या पढ़ाना है, ये कैसे निर्धारित होता है, इन्हीं किताबों के माध्यम से ही तो निर्धारित होती है। अब देखिए मैं आपको हिंदी का एक उदाहरण दे देती हूँ। मान लीजिए किसी कवि की ही बात करूँ तो प्रेमचंद का नाम हम सभी ने सुना है ना, बिकॉज मैं हमेशा बताती हूँ क्लास के अंदर भी कि ऐसे नहीं मान के चलना कि नहीं हम तो हिंदी के हैं नहीं। अरे हम सब लोग जो हैं वो हिंदी पढ़ करके आए हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और इसके अलावा हम बात करें कि कई लोगों की तो हिंदी मातृभाषा भी हो सकती है। तो हमें इसके प्रति क्या करना है, गर्व महसूस करना है, सम्मान करना है। तो आप देखिए प्रेमचंद का नाम सभी ने ही सुना होगा, या किसी भी राइटर की बात कर लेती हूँ मैं, सिर्फ प्रेमचंद की बात नहीं करती। अगर प्रेमचंद की बात करूँ तो 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं प्रेमचंद ने। अगर सिलेबस में केवल प्रेमचंद ही दे दें तो आप सोचो क्या आप किसी एक क्लास के अंदर उनकी 300 कहानियाँ पढ़ाओगे क्या? नहीं ना। तो ये किताबें क्या करती हैं, ये किताबें हमारी हेल्प कर देती हैं कि एक पर्टिकुलर कहानी लगा दी जाती है कि यही वाली कहानी प्रेमचंद की हमें पढ़ानी है बच्चों को। तो टीचर्स को कैसे पता चलता है कि किस आयु के या किस स्तर के या किस कक्षा के बच्चों को कितना नॉलेज देनी है, कितना टीच करना है, ये भी किताबों से ही पता चलता है। उसके बाद देखिए कार्य की निश्चितता, वही बात है, कार्य निश्चित हो जाता है कि इतना ही बताना है इस क्लास को या इन बच्चों को। तो ये कार्य के जो निश्चित होने की बात है वो भी किताबों के माध्यम से ही हो पाती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये बिंदु हैं अध्यापक की दृष्टि से पुस्तकों की आवश्यकता। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट की बात की, डेफिनेशंस भी देखी हैं, मीनिंग भी देखा है और उसके बाद बात की है नीड ऑफ बुक्स की। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करती हूँ जितना भी पढ़ाया आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।